18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंटार्कटिका के बारे में दुनिया को पुख्ता तौर पे पता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अंटार्कटिका के बारे में दुनिया को जानकारी हुई, विश्व के अलग अलग देश उस क्षेत्र को अपना बताने के लिए दावा प्रस्तुत करने लगे। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। दो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है भारतीय और दूसरा है अंटार्कटिक। भारत एक देश का नाम है, आपको पता है। अंटार्कटिक जो है एक महादेश है। अगर दुनिया को दो प्रमुख भागों में हम बांटें तो जल वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे महासागर, और जो जमीन वाला पार्ट है, थल वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग कहेंगे महादेश। दुनिया में 7 ऐसे महादेश हैं। हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। 7 महादेशों की अगर हम बात करें तो 7 महादेशों में एशिया, एशिया के अलावा अफ्रीका, अफ्रीका के अलावा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अलावा यूरोप, यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। 6 ऐसे महादेश हैं जहां जीवन सामान्य तौर पे पाया जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद 1774 के बाद हमको एक और महादेश के बारे में जानकारी होती है और उस महादेश का नाम रखा गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहता है। वहाँ जीवन सामान्य नहीं है। लेकिन जब इस क्षेत्र के बारे में दुनिया को पता चला तो अलग अलग देश जो है वह अपना दावा उस पर करना शुरू कर दिए। हालिया दिनों में हमने देखा कि चिली के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ अपना झंडा बुलंद करने पहुँच गए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के नाम पे एक क्षेत्र का नामांकन किया गया। दुनिया के कई देशों ने इसका विरोध भी किया। और जब अंटार्कटिका को लेके एक होड़ सी मच गई, तब सन 1959 में 12 देशों ने इस क्षेत्र को असैन्यकृत बनाए रखने के लिए और वहां पे रिसर्च करने के लिए एक हस्ताक्षर किया, एक संधि हस्ताक्षर किया। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको एक एक बात समझाते हैं। एक एक चीज को समझिए, फिर आप भारतीय अंटार्कटिक विधेयक के बारे में डिटेल से समझ पाएंगे। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक के बारे में जानने से पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने जो कि अंटार्कटिका की खूबसूरती को दर्शाता है। अगर हमसे पूछेंगे अंटार्कटिका किसका है तो अंटार्कटिका नेचर का है और ये पेंगुइन वहां पाए जाते हैं। तो सामान्य तौर पे अंटार्कटिका जो है वह पेंगुइन का ही है और आप लोगों ने पेंगुइन की तस्वीरें जो है पहले कई दफा जो है वह देखी होगी। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 7 महादेशों में जो है एक महादेश अपना अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका के बारे में आधुनिक काल में तो हमको लेट से पता चला, लेकिन ग्रीक दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक प्लूटो जो है वह बहुत पहले ही इसके बारे में चर्चा करता है और वह बतलाते हैं कि अंटार्कटिका में कभी जीवन जो है वह रहा होगा। हालांकि इतिहासकार इस बात पे अचंभित होते हैं और प्लूटो जो है विस्तृत तौर पे अंटार्कटिका के बारे में लिखते हैं कि कैसे वहां जीवन का पतन होता है, कैसे जीवन यापन वहां चलता रहता होगा। बहरहाल आधुनिक काल में अगर हम आए तो आधुनिक काल में 1773 में सबसे पहले जेम्स कुक नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार आर्कटिक सर्किल को पार किया। यह क्या है? सॉरी, अंटार्कटिक सर्किल। यह अंटार्कटिक सर्किल क्या है? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद का जो क्षेत्र है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का जो बाद का क्षेत्र है, वहां से हम लोग उसके नीचे के क्षेत्र को अंटार्कटिक का क्षेत्र मानते हैं और यह हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्किल। तो इसको पहली दफा सन 1773 में जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन का था उसने इसको क्रॉस किया। अलग अलग द्वीपों की खोज को लेकर आपको पता है कि अन्वेषण एक समय में वैश्विक जगत में चल रहा था। हालांकि जब ये क्रॉस किया तो इसने कहा कि इसके आगे कोई नहीं जा पाएगा, हमने जो कर दिया वही जो है लास्ट है। लेकिन 50 साल भी इसकी बात ठीक नहीं रही और 1820 में रूसी नाविकों ने जो है उस क्षेत्र में अपने पांव जो है वह जमा लिए। उन्होंने जो है अंटार्कटिक का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में वो चले गए। इसके बाद जो है फिर अमेरिकी नाविक जो है वह भी चले गए। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया का होड़ जो है, वैश्विक जगत की होड़ जो है वह अंटार्कटिका की क्षेत्र को लेके हो चुका था और सब लोग उस क्षेत्र में अन्वेषण करने जा रहे थे। इसके बाद चलते हैं।
जब दुनिया में अंटार्कटिक क्षेत्र को लेके होड़ मच गई, सब अपना अपना बताने लगे, तो यह क्लियर हो गया कि अगर उस क्षेत्र में शांति स्थापित किए रहना है तो वैश्विक समुदाय को एक होना पड़ेगा। और अगर आप एक नहीं रहते हैं तो नेचर का एक चीज याद रखिएगा कि नेचर आपको नहीं छोड़ने वाला है। कहा जाता है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में अगर कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाएं जिससे बर्फ पिघलने लग जाए तो 16 फीट समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और कई क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए अंटार्कटिक संधि जो है दुनिया में शांति स्थापित करने हेतु किया गया। 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में, हालांकि 12 देश उस समय थे और ये 12 देश अपना अपना दावा कर रहे थे, तो 12 देश उस समय जो है वह शामिल हुए, जिसमें कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी कि रसा जो है। तो इतने देशों ने एक संधि पे सिग्नेचर किया और उस संधि में अलग अलग प्रावधान किए गए। उस प्रावधान के अनुसार यह कहा गया कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अक्षांश के बाद का क्षेत्र जो होगा एक बर्फ से आच्छादित भूमि का क्षेत्र है और वह अंटार्कटिका का क्षेत्र है, उस पे किसी का अधिकार नहीं होगा। संधि की जो शर्तें थे उसमें यह कहा गया कि इस क्षेत्र का प्रयोग जो है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, साथ ही यह असैन्यकृत रहेगा, यानी कि इसमें जो है सेना को, क्षेत्रीय संप्रभुता को निष्प्रभावी माना जाएगा। यानी वहां अपनी सेना नहीं लगा देंगे ले जाके, वहां अपना दावा नहीं प्रस्तुत करने लगेंगे कि हमारा क्षेत्र है। हालांकि आज तक जो है कई देशों ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रखा है। इसके बाद इस संधि के माध्यम से इस महाद्वीप पे किसी भी देश को की जाने वाली दावेदारी संबंधित सभी विवादों पे रोक लगा दी गई। अब करते हैं भारत की बात। भारत सन 1959 में उस संधि में शामिल नहीं हुआ, वो संधि 1959 में हुआ था, 1961 में प्रभावी हुआ। सन 1983 में भारत जो है इस संधि में शामिल होता है, इस पर संधि करता है। उसी साल परामर्शदात्री समिति में जो है वो शामिल हो गया। अब तक कुल 54 देश जो है उस संधि पे सिग्नेचर कर चुके हैं और अंटार्कटिका के क्षेत्र में संधि करने का तात्पर्य है कि हम अपनी संप्रभुता वहां नहीं दिखाएंगे, हम अपनी सेना वहां नहीं भेजेंगे। अब क्यों भारत में कानून की आवश्यकता पड़ गई कि भाई हम लोग कानून क्यों बना रहे हैं, उसको भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले यह समझिए कि 1981 से ही, 83 में हमने संधि पर जरूर सिग्नेचर किया, लेकिन 81 से ही हमने अपने अभियान की शुरुआत जो है वह कर दी है। इसके पहले भी कई अभियानों की चर्चा मिलती है, लेकिन आधिकारिक तौर पे 81 से मानते हैं। और 1983 में हमने अपना रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया, फिर 1988 में मैत्री स्थापित किया और 2012 में हमने भारतीय स्थापित किया। 1983 में दक्षिण गंगोत्री जो स्टैब्लिश हुआ था अपना रिसर्च स्टेशन, वो अब काम नहीं कर रहा है और अभी वर्तमान समय में मैत्री और भारतीय रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिक के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बहरहाल भारत ने मैत्री के जगह पे एक अन्य अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना जो है वह बना रखी है। शुक्रवार को लोकसभा में अंटार्कटिक विधेयक पारित हुआ। अब इस विधेयक में क्या है, क्यों अंटार्कटिक विधेयक को पारित करने की आवश्यकता पड़ गई? इस विधेयक को पारित करके भारत वैश्विक समुदाय को एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है। साथ ही यह संदेश हम दे रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में अपने नागरिकों को संतुलित करने का, अपने नागरिकों के व्यवहार को हम वहां मेंटेन रखेंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जब आप जानेंगे इस विधेयक में क्या क्या बातें हैं, इसको समझिए। सबसे पहले अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। सदन में संक्षिप्त चर्चा और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय कानून को स्थापित करने की व्यवस्था देता है। अब तक वहां पे भारत का कानून लागू नहीं होता था। अभी तक हम लोग जो रिसर्च करने लोग जाते थे या भारत का जो रिसर्च स्टेशन है उसके अंतर्गत जो लोग आते थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता था। लेकिन अब भारतीय अदालत का दायरा जो वो बढ़ा दिया गया और वहां जो गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों पे एक्शन जो है भारत की अदालतें ले पाएंगी, भारतीय कानूनें जो है वहां मान्य होंगी। अब इस बिल में कहा गया कि अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, जैसे इसमें परमाणु विस्फोट या रेडियो एक्टिव कचरे का निस्तारण आप नहीं कर सकते हैं, इसमें उपजाऊ मिट्टी को वहां लेके नहीं जा सकते हैं, समुद्र में कचरा प्रवाहित नहीं करेंगे, प्लास्टिक या समुद्री वातावरण के लिए नुकसानदेह पदार्थों का निस्तारण जो है नहीं करेंगे। यानी कि हम दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि भारत जो है क्लाइमेट के
प्रति भारत अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो है वह जवाबदेह है और दुनिया को भी चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। यह बिल उन व्यक्तियों, जहाजों पर लागू होगा जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। इसके माध्यम से, इस बिल के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि हमने जो अंटार्कटिका की संधि 59 में हुई, हालांकि हमने बाद में 83 में जाकर सिग्नेचर किया उसको, साथ ही फिर बाद में भी अंटार्कटिका जलीय संसाधन संरक्षण संधि जो कि 1982 में होता है, पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिका का संधि प्रोटोकॉल जो 1998 में आता है, इन सब के लिए अपने दायित्वों का हम निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए भारतीय अंटार्कटिका संधि आया। साथ ही दुनिया को हमने एक और संदेश दिया कि अंटार्कटिका में किसी का भी जब संप्रभुता लागू नहीं है तो हमारा भी उस पर अधिकार है। तो एक संदेश यह भी देने का प्रयास जो है इस संधि के माध्यम से किया गया है। तो यह था पूरा भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम जो कि चर्चा में बना हुआ था। जाते जाते आपको अंटार्कटिका के बारे में कुछ रोचक जानकारी दे दें। जैसे अंटार्कटिका जो है यूरोप की तुलना में 1.3 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका में बर्फ की जो औसत मोटाई है 1.6 किलोमीटर मानी जाती है और कहा जाता है कि दुनिया का 70% साफ पानी अंटार्कटिका के क्षेत्र में है, लेकिन बर्फ के रूप में है। इसके साथ ही वहां पे अनेक खदानें भी मौजूद हैं। 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता, यानी 6 महीने वहां रात होता है और 6 महीने दिन होता है, और 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक वहां सूर्यास्त भी नहीं होता है। अंटार्कटिका के कुछ स्थानों पे 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका पे जब भी बर्फ जो वह पिघलने लग जाएगी तो 16 फीट जो है वह समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। इससे दुनिया के कई क्षेत्र जो है वह जलमग्न हो जाएंगे। और पेंगुइन जो है एक प्रसिद्ध उड़नहीन पक्षी है, यानी वह उड़ नहीं सकती है, वह उस महाद्वीप पे पाया जाता है और यह महाद्वीप पेंगुइन का ही सबसे ज्यादा है। तो इस वीडियो में हमने आपको भारतीय अंटार्कटिक विधेयक के बारे में बताने का प्रयास किया, साथ ही अंटार्कटिक क्षेत्र से जुड़े कुछ इतिहास की जानकारियां भी आपको उपलब्ध कराई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।